ओके गाइस, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस। ठीक है, अपन पर्टिकुलर कंपाउंड्स लेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के, उनको हम पढ़ेंगे कि भाई उनमें क्या रिएक्शंस होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो अब यहाँ पे वही है, इनऑर्गेनिक के रूल लगेंगे। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ इनऑर्गेनिक की इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई मैं एक ही चीज को ही याद करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर ये चीज मैं याद नहीं करूंगा तो चलेगा। एनीथिंग कैन कम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। उससे क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हारे बन जाएंगे, लेकिन उसके बाहर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे और स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जेडीली वगैरह से आप पढ़ सकते हो अगर तुमको ऐसा है कि भाई मेरे को तो 100% लाना है एडवांस में, अगर इतना लेवल रखते हो, इतना सोचते हो तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड के साथ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है यार कि पढ़नी चाहिए, जो मैंने पढ़ी थी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन के रिएक्शन सारे याद रखना। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ वो रिएक्शन सारे याद रखना। NH4NO3 के अंदर NaOH डालते हैं, इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है NH3 लिबरेट हो जाता है पहले, तो NaNO3 बनता है और H2O बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन NH3 की बात कर रहे हैं, सबसे पहला हाइड्राइड अपना। तो इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है? ऐसे होती है। ठीक है, इसके अलावा तुम यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस SO4 के अंदर CaO डाल के हीट करोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। NH3 यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे CaSO4 और H2O तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अब ये एक टेस्ट भी होता है जो एक अमोनियम सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी तरीके होते हैं। ALN के अंदर डाल दो NaOH और H2O, हाइड्रोलिसिस कर डालो इसका, तो NaAlO2 मिलता है और NH3 मिलता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, NaAlO2 वाली रिएक्शन जितनी भी होती है ना, सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी याद होनी चाहिए। इसके अलावा अपन और रिएक्शंस की अगर बात करें, ठीक है, तो NH3 जो होती है वो इनके साथ भी रिएक्ट कर जाता है, CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा CaCl2 डॉट NH3, 8 NH3। ठीक है, इसके अलावा आप P2O5 लेते हो, इसको अगर आप रिएक्ट कराते हो NH3 के साथ और H2O के साथ तो ये देता है तुम्हें NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें H2SO4 को रिएक्ट कराते हो NH3 के साथ तो ये तुम्हें देता है NH4 होल ट्वाइस SO4, और अगर तुम CaO को रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ तो ये तुम्हें देता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये रिएक्शंस तुम अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें कॉमन थीम दिख रहा है इन सब में, ये और ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो NH3 को अपन इस तरह से ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि इन सबके साथ रिएक्ट करा रही है। ठीक है, तो ये एक चीज आप दिमाग में रख सकते हो। इसको ड्राई करने के लिए अपन इसको क्विक लाइम वगैरह में पास करते हैं और फिर अपन उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से नाम करके टेक्निक होती है, उससे अपन इसको ड्राई करते हैं अगर करना हो तो। ये कुछ रिएक्शन याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और अपनी रिएक्शन होती है कि अमोनिया एयर के अंदर और सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, जहां पे वो यूरिया वगैरह के डिकम्पोजिशन से बचती है, जैसे कि NH2CO NH2, ये जैसे तुम्हारा यूरिया है, ये H2 के साथ रिएक्ट किया तो तुम्हें मिलेगा NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, और ये जो है ये इक्विलिब्रियम शो करेगा कुछ इस तरह का। बैलेंसिंग कर लेना मेरे भाई जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन बस मेन याद होनी चाहिए, बैलेंसिंग तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन सारी याद रखना। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसकी जो है दो तीन जो इंपॉर्टेंट है, एक हेबर्स प्रोसेस होती है कि N2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा K2O एंड Al2O3, तो इतने सारे 500 डिग्री सेल्सियस 200 ATM आयरन ऑक्साइड K2O Al2O3, इतनी चीजें डालेंगे तो अपन को NH3 मिल जाएगा। इसको कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा एक सियानामाइड प्रोसेस और होती है इंडस्ट्रियल, CaO अपन लेते हैं, इसके अंदर अपन डालते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, हीट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें मिलता है CaCN2 प्लस CO रिलीज हो जाता है, और CaCN2 जो है इसके अंदर अपन H2O डालते हैं तो ये मिल जाता है हमें CaCO3 प्लस NH3 रिलीज हो जाता है। बहुत अच्छी बात है यार, है ना। तो ये चलो हो गया अपना। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हो, यानी बहुत टेम्परेचर पे हीट करते हैं कोल को, उससे भी बन जाता है। अब अपन बात करते हैं यार प्रिपरेशन तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है,
सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, ठीक है ना, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है जितना होना चाहिए उससे। हाईली सॉल्युबल वाटर होती है, एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है OH माइनस बनने की वजह से, ये सबको पता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले बेस की तरह बिहेव करती है, वीक बेस की तरह बिहेव करती है, ठीक है, NH3। तो FeCl से जैसे तुम लोगे, रिएक्शंस याद रखना, ठीक है, मेन चीज वो है, रिएक्शन पता होनी चाहिए कि भाई किससे क्या बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या अपन कई सारे लॉजिक वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। NH4Cl और F2O3.X H2O बन जाता है और ये ब्राउन कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि भाई ब्राउन पीपीटी बन रहा है। इसके अलावा अगर तुम ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये तुम्हें देता है ZnOH होल ट्वाइस, वाइट पीपीटी होता है ये, प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। NiCl2 के साथ, हाँ अब NiCl2 के साथ रिएक्ट कराते हो सेम वाली, तो तुम्हें मिलता है NiOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट जो ग्रीन होता है, ये ग्रीन है, ठीक है, याद रखना सारे। इसके अलावा अगर तुम CrCl3 को रिएक्ट कराते हो NH4OH के साथ तो तुम्हें CrOH होल थ्राइस मिलता है जो वापस से तुम्हारा ग्रीन होता है और NH4Cl तुम्हारा इसमें बन जाता है। और अगर तुम लेते हो कोबाल्ट क्लोराइड CaCl2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें मिलता है COOH होल ट्वाइस जो पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसमें से NiOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस को अगर अपन एक्सेस अमोनिया में डालते हैं तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जबकि CrOH होल ट्वाइस पार्शियली सॉल्युबल होता है अच्छे से, है ना, मतलब वो पार्शियली और ये वाले एक्सेसिवली डालते हो तो सॉल्युबल हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है आपका NH3, ये भी एक तरह की रिएक्शन है NH3 की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे बनती है अपन देखते हैं। जैसे तुम लेते हो Cu2+, ठीक है, आयन लेते हो, इसमें तुम NH3 डालते हो तो ये कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, CuNH3 होल 4, ये होता है तुम्हारा ब्लू कलर का और ये होता है तुम्हारा डीप ब्लू कलर का, ठीक है, तो कलर डीप हो जाता है इसका, ओके। तो ये चीज आपको समझनी होगी। इसके अलावा अगर अपन Ag+ लेते हैं, इसके अंदर अगर अपन डालते हैं Cl-, ठीक है ना, तो ये AgCl बना देता है जो व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। AgCl जो है तुम्हारा व्हाइट पीपीटी, ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ जो अपना एनहाइड्राइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट रिएक्शन देता है, ये डायरेक्ट तुम्हें देता है AgNH3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स Cl एक्वस जो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और कैडमियम 2+ अगर तुम लेते हो उसको तुम रिएक्ट कराते हो NH3 के साथ तो ये तुम्हें देता है CdNH3 होल पावर 4, ये 4 है और 2+ और ये भी कलरलेस आपका रहता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर वही है, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप पढ़ोगे कि इनमें कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर वगैरह क्यों होता है क्यों नहीं होता है, वो सब आप देख लोगे बाद में जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, बट ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट भी एक रिएक्शन रहती है। जैसे तुम लेते हो NH4Cl, इसको तुम जैसे हीट करते हो तो तुम्हें NH3 + HCl जैसे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे तुम NH4NO2 लेते हो, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद होनी चाहिए। इसको हीट करते हो तो N2 + H2O मिल गया, तो ये एक तरह से N2 की प्रिपरेशन का एक मेथड भी हो गया, ठीक है ना। तो अब अपन अगर देखें यूजेस ऑफ NH3, तो ये रेफ्रिजरेशन फ्लूइड में काम आता है। इसके अलावा लेबोरेटरी रिएजेंट तो होता ही है, रेयन, सिल्क, नायलॉन वगैरह बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ अपने रिएक्शन और कुछ बातें करी अमोनिया की। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फोस्फीन जो अपना नेक्स्ट हाइड्राइड है PH3, ठीक है ना। तो PH3 जो है इसकी प्रिपरेशन होती है कुछ इस तरह से, CA3P2 के अंदर तुम डाल देते हो H2O, तो ये तुम्हें दे देता है PH3 + CaOH होल ट्वाइस, तो ये अपना PH3 बन गया, ठीक है। एक और तरीका होता है लेबोरेटरी में बनाने का, क्या करते हैं अपन P4 लेते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखना। P4 के अंदर अपन NaOH डालते हैं, इसके अंदर अपन डालते हैं वाटर, तो यहाँ पे PH3 तो बनता ही बनता है, साथ में ये वाला कंपाउंड भी बनता है NaH2PO2, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। तो ये याद रखनी चाहिए आपको रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार जेई के अंदर पहले, ठीक है। कलरलेस गैस होती है, स्लाइटली गार्लिक या रॉटन फिश वाली स्मेल होती है, हाईली पॉइजनस होती है। इसके अंदर अगर तुम हल्का सा भी HNO3 Cl2 Br2 डाल दोगे तो एक्सप्लोड हो जाएगी। थोड़ी सी सॉल्युबल होती है वाटर वगैरह के अंदर, लेकिन CH2 में अच्छे से सॉल्युबल होती है। इसके कुछ रिएक्शन रहते हैं, जैसे तुम CuSO4 के अंदर डाल दोगे ना इसको, फोस्फीन को, तो ये तुम्हें Cu3P2 का प्रेसिपिटेट दे देगी, ठीक है। Cu3P2 है और H2SO4 बन जाएगा तुम्हारा। और अगर तुम HgCl2 लेते हो, उसके अंदर ये सेम रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे Hg3P2 बन जाएगा। ये कंपाउंड कितना वियर्ड है, कभी सुना है इसका नाम? तो ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना।
सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो बाद में ये ब्लैक कलर का एजी में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। वीकली बेसिस होता है ये अमोनियम की तरह, तो कुछ इस तरह की इसके यूजेस रहते हैं। अब इसके यूजेस की हम बात करें तो यहाँ पे स्मोक स्क्रीन बनाने में काम आता है ये। एक होल्म्स सिग्नल नाम करके एक चीज होती है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पे जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है पहले, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, और इस पे बोर्ड पे भी क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। होल्म्स सिग्नल नाम करके एक चीज होती है जो फोस्फीन के थ्रू बनता है। इसमें क्या करते हैं अपन, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड को डालते कंटेनर में और सी में डाल देते हैं, तो इससे क्या सिग्नल बन जाता है, एक समझ रहे हो, जलता है तो सिग्नल बन जाता है, जो सेलर्स यूज करते हैं, पायरेट्स वगैरह। अब अपना नेक्स्ट हाइड्राइड आता है H2S, ठीक है। रिएक्शन याद करते जाओ, यूजेस लिखते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ याद करते जाओ, है ना। ऑलरेडी मुझे पता है बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि केवल जो रेलेवेंट चीजें वही बताऊं, फालतू की चीजों में अभी जा भी नहीं रहा हूँ, वरना यही चीज अपन चाहे तो 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं कि भाई 10 घंटे तक केवल रिएक्शन ही लिखते रहो, है ना। तो जो रिलेवेंट है वो पहले अपन पढ़ेंगे। तो FeS के अंदर अगर आप H2SO4 डालेंगे तो FeSO4 मिल जाएगा और आपको H2S मिल जाएगी। तो ये अपनी प्रिपरेशन का तरीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, Sb2S3 के अंदर तुम अगर HCl डालते हो और ये दोनों प्योर अगर होंगे ना, तो तुम्हें अल्ट्रा प्योर SbCl3 मिलेगा विद H2S, काफी प्योर H2S मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, अगर ये दोनों प्योर हैं तो। ये प्योर H2S गैस बनाने का एक तरीका है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, कलरलेस गैस होती है, रोटन एक स्मेल होती है, तुम्हें पता ही है, तुमने टेस्ट किए हुए हैं। मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसके रिएक्शन बहुत सारे हैं और इसके रिएक्शन आपको याद भी करने हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए H2S को अगर आप हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये तुम्हें देगा HX प्लस S, ठीक है। H2S को अगर तुम SO2 के अंदर डालोगे तो H2O प्लस S मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर H2O2 के अंदर डालोगे H2S डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा H2O प्लस S मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम HNO3 लेते हो, ठीक है, HNO3 लेते हो तो तुम्हें यहाँ पे H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन को तुम अगर डालते हो H2S के अंदर ना, H2S के अंदर डालते हो तो तुम्हें मिल जाता है यहाँ पे H2O प्लस सल्फर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर H2S लेते हो उसके अंदर अगर तुम, अरे यार H2O क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, इसमें ओजोन अगर डालते हो, O3 अगर डालते हो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो H2SO4 तो मिलता है, साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाता है, ठीक है। MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में रिड्यूस कर देता है, H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देता है, और K2Cr2O7 को ये Cr3 प्लस में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, और MnO4 माइनस को MnO2 में अल्कलाइन मीडियम में। तो ये सब तो यार टाइट्रेशन वाली बातें हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर की बात करें तो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉलीसल्फाइड नाम करके भी एक चीज आती है, पॉलीसल्फाइड। तो जैसे तुम NH4OH लेते हो, इसके अंदर तुम अगर H2S, अरे वापस H2 यार, H2S डाल देते हो तो NH4 होल ट्वाइस S बन जाता है, प्लस H2 यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम एक्सेस में लोगे NH4 होल ट्वाइस S, इसके अंदर तुम अगर H2S एक्सेस में डाल दोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे एक येलो कलर का इस तरह कुछ मिलेगा, ठीक है, अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो यहाँ पे S आपके बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। H2S का टेस्ट वही है, लेड एसिटेट पेपर होता है, वायलेट कलरेशन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्साइड सॉल्यूशन, यूजेस लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है क्वालिटेटिव रिएजेंट में, और रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा जितने भी हाइड्राइड्स हैं सिलेबस में नहीं है, तो मैंने जो बताया उतने ही याद रखने हैं आपको, ठीक है, जबरदस्ती की चीजें याद नहीं करेंगे आप। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, चलो यार येलो कलर कर लेते हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड पे अब अपन आएंगे, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन अगर देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो सबसे पहले तुम्हारा आता है N2O, ठीक है। N2 की प्रिपरेशन कैसे होती है, NH4NO3 लेते हैं, इसको 280 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो N2O प्लस H2O मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है NO प्लस H2SO3 को अपन लेते हैं तो ये N2O प्लस H2SO4 दे देता है। स्टेबल, रिलेटिवली अनरिएक्टिव होती है, कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है, और इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये KBC वगैरह में, क्विज वगैरह में आ जाता रहता है कभी कभी, और एग्जाम में भी क्या पता आ जाए, जेईई मेन वगैरह में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि लाफिंग गैस H2O, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, तो ये था तुम्हारा नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपन Cu लेते हैं, इसको अपन डालते हैं HNO3 के अंदर, और इसमें रिएक्शन होकर NO2 बन जाता है, साथ में CuNO3 होल ट्वाइस भी बनता है, H2O भी बनता है। HNO2 प्लस I माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये अगर अपन लेते हैं तो NO बनता है प्लस I2 बनता है प्लस H2O बन जाता है,
ठीक है। इसके अलावा अगर अपन NaNO2 लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर अपन FeSO4 डालते हैं और इसके अंदर अपन H2SO4 भी अगर डालते हैं ना, तो तुम्हें NO प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस मिल जाता है। कलरलेस गैस होती है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, कोई एसिड एनहाइड्राइड नहीं है। O2 के साथ रिएक्ट करके ये तुम्हें दे देता है सीधा तुम्हारा NO2, और अगर तुम इसको हाई प्रेशर पे डालते हो तो ये N2O प्लस NO2 के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। तो ये इनकी कुछ बातें थी। फिर अपना नेक्स्ट आता है N2O3, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें याद होनी चाहिए भाई, इन पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वगैरह पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब अगर अपन बात करें N2O3 के अंदर भाई कि क्या क्या इसके अंदर है, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, अगर NO और NO2 को मिलाते हैं ना, तो तुम्हें N2O3 मिल जाता है। या फिर अपन NO के साथ O2 भी मिला सकते हैं तो भी N2O3 मिल जाता है, लेकिन फिर अमाउंट NO का अपन को ज्यादा लेना होगा, 4:1 के रेशियो में लेंगे तब ये रिएक्शन होती है। तो तुम्हें दिख ही रहा है जो कि ब्लू सॉलिड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, एनहाइड्राइड होता है HNO2 का, ठीक है। मतलब HNO2 आप लेते हो, इसमें से वाटर अगर हटाओगे ना, और H2O हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लेने पड़ेंगे, तो क्या बचेगा बताओ, N2 और 4O में से एक हो गया तो N2O3। तो ये होता है एनहाइड्राइड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि H2 हटा दो, H2O हटाना रहता है, ठीक है ना। तो ये एनहाइड्राइड है इसका। एल्कलाइज के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बना देता है। NaOH डालोगे तो NaNO2 बना देगा फॉर एग्जांपल, है ना। H2O डालोगे तो HNO2 बना देगा, जो यहाँ पे दिख ही रहा है तुम्हें। फिर नेक्स्ट अपना आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये N2O3 था, ये क्या था, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये NO2 भी होता है, N2O4 भी होता है, ये इसका डाइमराइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अपन PbNO3 होल ट्वाइस जैसे लेते हैं, इसको अपन अगर रखते हैं तो ये PbO में और NO2 के अंदर तुम्हारा डीकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा अगर तुम Cu के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हो तो CuNO3 होल ट्वाइस तो मिलता ही मिलता है, साथ में NO2 भी मिलता है और H2O भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर तुम NO2 लेते हो, ठीक है, इसको कूल करते हो तो ये N2O4 बन जाता है, और ये डायमैग्नेटिक कलरलेस होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो वो कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ हो जाते हैं और आपकी पैरामैग्नेटिसिटी चली जाती है। तो ये कूल करने पर होता है, ठीक है, कूल करने पर मतलब कि नेगेटिव टेम्परेचर, तो ये आपका डायमैग्नेटिक बन जाता है, और दिस इज द ओनली रिएक्शन जिसके थ्रू ये चीज हो जाती है, ठीक है। रेड ब्राउन कलर की पॉइजनस गैस होती है N2O4 या NO2 की अगर अपन बात करें, रेड ब्राउन पॉइजनस गैस होती है ना, काफी रिएक्टिव होती है और डायमराइज हो जाती है N2O4 के अंदर। मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 भी देता है, HNO2 भी देता है, ठीक है, जो तुम्हें उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल ही रहा होगा। और NO2 जो है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NO2 और N2O4 का मिक्सचर या जो सिस्टम है उस वो चीज, ठीक है। फिर अपन आते हैं 5th पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, N2O5। तो ये होता है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इसमें अपन क्या करते हैं, HNO3 लेते हैं, इसके अंदर अपन इसकी P4O10 के थ्रू डिहाइड्रेशन करते हैं, तो ये तुम्हारा दे देता है HPO3 और N2O5 दे देता है, ठीक है। कलरलेस डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एनहाइड्राइड है ये HNO3 का, गैसियस स्टेट के अंदर NO2 NO और O2 के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस की। तो P4O10 आपका पहला, सॉरी P4O6 आपका पहला रहता है, जिसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है, ये OOP, ठीक है, फिर ये OP, यहाँ पे एक और P, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये और एक ये, इस तरह से क्रॉस बॉन्डिंग रहती है। तो ये तुम्हारा P4O6 का स्ट्रक्चर है। तो ये जो तुम्हारे ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बीच वाले, ठीक है, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता, और इसमें P और P को जोड़ने वाला कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा P4O6 है। इसकी अगर अपन प्रॉपर्टीज वगैरह की बातें करें तो ये प्रिपेयर होता है, ये डायमेरिक होता है। प्रिपेरेशन इसकी होती है, फॉस्फोरस को अपन बर्न करते हैं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, बेसिकली P4+O2 gives P4O6, ये इसकी रिएक्शन है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 बनाता है ये, और हॉट वाटर के साथ PH3 लिबरेट करता है, ठीक है। तो हॉट वाटर अगर आप लेंगे P4O6 के अंदर, अगर तुमने हॉट वाटर डाला है तो ये तुम्हारा बनाएगा PH3 + H3PO4, और अगर सिंपल वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो H3PO3 बनेगा, PH3 कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाता है P4O10 में, O2 डालोगे तो, बस इसकी यही रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट अगर देखिए अपन P4O10 की बात करें, हम P4O10 की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहती है, ये POOPOPOP, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह का बॉन्ड रहता है, यहाँ पे एक इस तरह का बॉन्ड रहता है, ठीक है, और बीच में क्रॉस बॉन्डिंग तो आपकी रहती ही रहती है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पी पाई ऑर्बिटल है और फास्फोरस के डी पाई ऑर्बिटल है, तो ये याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर तुम्हारे 20 रहते हैं टोटल, तुम इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे और होते हैं, तो 20 लोन पेयर जिसके अंदर रहते हैं। P4O10 रहता है। P4 को O2 के अंदर एक्सेस एयर में अगर करते हो हीट तो फिर तुम्हें P4O10 मिल जाता है, लिमिटेड करते हो तो P4O6 मिलता है। व्हाइट पाउडर होता है, एसिडिक होता है, एनहाइड्रेट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें आप याद रख सकते हो। वाटर के साथ रिजॉल्व करके HPO3 बनाएगा, ज्यादा लोगे तो H4P2O7 बनाएगा, और ज्यादा लोगे तो H3PO4 बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ड्राइंग एसिडिक गैसेस के लिए काम आता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, SO3 और N2O5 की प्रिपरेशन में काम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको याद करनी है। ऐसी नहीं कि भाई सुन लिया, भाई पॉडकास्ट सुनने आया याद कर लिया, इसको लिखो, लिख के याद करो। ठीक है, बाकी ऐसे इनऑर्गेनिक के ऐसे नोट्स वोट्स तुम्हें हर कहीं मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, मेन चीज होती है उसको याद कौन रख पाता है। ठीक है ना, तो याद करो इस चीज को। ओके, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाके ऐसे गूगल पे सर्च करोगे कि पी ब्लॉक नोट्स में कितनी वेबसाइटें मिल जाएंगी, वहां पे ऐसे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, उसके 10 गुना 100 गुना कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन आगे वो बच्चा बढ़ेगा जो उसको याद करता है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करके याद करो, है ना, ऐसे बैठे मत रहो कि भाई वाह सुन रहे हैं, अभी ट्रिप पे आए, है ना। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ओजोन के पास जाते हैं अपन। ठीक है, O3 की बात करते हैं। ओजोन की प्रिपरेशन होती है तुम्हारी, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डालते हैं प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन में, तो क्या होता है तुम्हारा O2 जो है वो O+O में डिवाइड हो जाता है, फिर यही O इसके साथ रिएक्ट करके बेसिकली बना देता है। ठीक है ना, तो ये चलो ठीक है। इसके अलावा यूवी रेडिएशन डाल के भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डार्क ब्लू गैस होती है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है जेई में। ठीक है, डार्क ब्लू गैस होती है, जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कलर वगैरह याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजों की। ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन करते हो तो वायलेट ब्लैक क्रिस्टल करते हैं। ठीक है ना, ब्लू, हाँ, तो ये डार्क ब्लू गैस है, ब्लू लिक्विड है, और सॉलिड में वायलेट ब्लैक होता है, याद रखना है। ठीक है, ये यूवी रीजन के अंदर स्ट्रांगली लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो ये ओजोन लेयर में काम आता है, जैसा आपको पता ही है। ठीक है ना, तो इसके अंदर एक शार्प स्मेल होती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की स्पार्किंग से रिलेटेड होती है, तो ये सब आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल H2S लोगे, और है ही मतलब फ्री की ऑक्सीजन पड़ी हुई इस बंदे के पास, तो यार अच्छी हो गई, और क्या। ठीक है, इसमें सल्फर डिपॉजिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल NO2 लोगे, इसके अंदर डालोगे तो क्या बन जाएगा, N2O5 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम लेते हो फॉर एग्जांपल KMnO4 लेते हो, इसके अंदर तुम अगर ओजोन डालते हो, H2O डालते हो, तो क्या बन जाएगा, सॉरी KMnO4 तो ऑलरेडी तो ये KMnO4 बना देगा और KOH और O2 बना देगा। तो ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन तो तुम कर लोगे, आई डोंट थिंक उसमें कोई बताने वाली बात है। कोई स्पेशल रिएक्शंस हैं 2-3, जैसे I2 के साथ रिएक्ट कराओगे O3 को, तो ये तुम्हें I4O9 देगा। कभी देखा है I4O9? नहीं देखा ना, तो याद कर लो, क्योंकि जब कोई स्पीशीज नहीं देखी होती उस पर रिएक्शन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, है ना। तो ये येलो कलर का होता है, ये I4O10 I4O9, और इसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी रहती है, एक तो I3+ रहेगा, एक IO3- होल थ्राइज रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक तरह से बता रहा है कि I2 का बेसिक नेचर भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन बहुत रेडिली होती है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करें इसके अंदर, तो अगर अपन मॉइस्ट आयोडीन लेते हैं ना, अगर आयोडीन तुम्हारी मॉइस्ट है, ठीक है, मतलब पानी भी है अगर उसके अंदर, तो तुम्हारी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। ये I2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा, H2O भी है यहाँ पे, ये फिर बना देगा HiO3 + 5O2। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे 2 आएगा, समझ रहे, मतलब अगर पानी भी है और आयोडीन भी है तो HiO3 बनेगा, और अगर नहीं है पानी तो तुम्हारा I4O9 बन जाएगा। सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है ये ओजोन तुम्हारा, और तुम्हें दे देता है Ag2O, ब्लैक कलर का PPT बनता है और O2 बन जाता है। ठीक है ना, तो ये सब ठीक है। अब ब्लीचिंग एक्शन होता है, सबको पता ही है कि भाई ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ओजोनलाइसिस तो आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में। ठीक है, ये KOH के साथ रिएक्ट करता है और ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है, और ये जो कंपाउंड है KO3, ठीक है, ये K+ और O3- इस तरह का रहता है कंपोजिशन। ये तुम्हारा ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, तो याद रख सकते हो कि ऑरेंज कलर की चीज बन रही है, तो कभी कभी क्वेश्चन बना दे कि अ स्पीशीज व्हेन रिएक्टेड विद ओजोन गिव्स अ ऑरेंज सॉलिड, उसके बाद उसका कुछ और क्या, तो बताओ ये क्या था। तो एक हिंट मिल रहा है कि हाँ यार ये रिएक्शन थी, तो इसके अंदर ऑरेंज बनता है, तो यानी ये KOH हो सकता है। ओके,
अब अपन बात करें ओजोन के यूजेस में, आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह में काम आता है, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च, ब्लीचिंग वगैरह करने में काम आता है इन चीजों की, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है। तो काफी सारे यूजेस हैं, बता ही दिया आपको मैंने। अब अपन आते हैं ऑक्साइड और सल्फर पे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक होता है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो SO2 जो होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, S के अंदर O2 डाल दो, बर्न कर दो तो हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये भी होता है, ये SO4 के अंदर तुम डाल दो कार्बन, ये इसको जिप्सम कहते हैं। याद है कि भूल गए भाई मेटलर्जी, याद है कि भूल गए, मेटलर्जी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिप्सम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। हाँ, अगर नहीं पढ़ा है मेटलर्जी तो इसके बाद पढ़ लेना। इसको हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें मिल जाएगा CaO प्लस SO2। ये सारी रिएक्शन अपने पहले पढ़ी हुई है बाय द वे, है ना। और SCO2 भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी कलरलेस गैस होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, हेवियर देन एयर होती है, ठीक है। बर्न नहीं होती है, लेकिन मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ इसकी रिएक्शन इस तरह से कुछ रहती है। Mg के साथ अगर तुम SO2 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा MgO प्लस MgS। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होनी चाहिए, ठीक है। K के अंदर तुम SO2 डालोगे अगर तो तुम्हें K2SO3 मिल जाएगा प्लस K2H2O3 मिल जाएगा। इस तरह की अगड़म बगड़म रिएक्शन जहां आ रही है ना, जो तुम्हें अजीब लग रही है, जब अब जैसे ये रिएक्शन है, ये तुम्हें मैं बताता नहीं तो, या ये भी रिएक्शन जैसे है, ये मैं तुम्हें नहीं बता, तुम गैस नहीं कर पाते, तुम कुछ और बना देते, ठीक है ना। कुछ लोग MgSO4 बनाएंगे, कुछ क्या करेंगे, है ना। तो ये थोड़ी अलग रिएक्शन होगी जो यार खुद से नहीं आ रही, तो ये आपको याद करनी रहती है कि इन पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई यार बंदा कंफ्यूज करने के लिए बना देगा क्वेश्चन, है ना। एसिडिक नेचर होता है इसका थोड़ा बहुत, है ना। SO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO3 बनाता है, ठीक है, H2SO3। अब यहाँ पे कोई कलाकार लोग H2SO4 करके पता नहीं क्या करके आ जाएंगे, ठीक है ना। एक और रिएक्शन होती है इसकी, SO2 को अगर तुम Cl2 के अंदर रिएक्ट कराते हो सनलाइट के प्रेजेंस में तो तुम्हें मिल जाता है SO2Cl2, ठीक है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं इसको। हाँ, अब एक और अपनी रिएक्शन जैसे रहती है PbO2, जैसे तुम लेते हो इसमें SO2 डालते हो तो ये PbSO4 बना देता है, ठीक है। इसके अलावा SO2 के अंदर एयर डालते, O2 डालते हो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस की प्रेजेंस में तो फिर SO3 बनता है। वो तो यार एक ऑब्वियस सी बात है ही है। रिड्यूसिंग नेचर होता है, काफी रिड्यूस अच्छा करता है ये, आयोडेट्स को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये रिएक्शन आपकी रहती है, IO3 माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है ये। K2Cr2O7 को रिड्यूस कर देता है ये Cr3 प्लस के अंदर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी रहता है, ऐसी बात नहीं केवल रिड्यूसिंग नेचर ही, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो तो, ठीक है। तो जैसे H2S के साथ अपन ने देखा ही था, इसके केस में क्या होगा, ये H2O प्लस 3S बना देगा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज जैसे आपका जो ये सल्फर है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, -2 से +0 में भेज रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इसके अलावा जैसे Hg2Cl2 की रिएक्शन आप देखेंगे तो ये क्या बनाते हैं, HgCl2 बना देता है प्लस सल्फर बना देता है प्लस वाटर जो भी है। इसके अलावा SnCl2 के साथ भी सिमिलर रिएक्शन रहती है, SnCl4 में बना देता है, CO के साथ CO2 में कन्वर्जन कर देता है, खुद सल्फर बन जाता है, Fe के साथ FeO बना देता है, FeS भी बना देता है। तो ये इसका रिड्यूसिंग नेचर भी है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है। तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, कब ये रिड्यूसिंग नेचर एक्ट शो करता है और किस तरफ ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ब्लीचिंग एक्शन तो इसका रहता ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर SO2 बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, है ना। ये इसका यूज भी हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट SO3 के बारे में। तो SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, वो लोन पे जो पड़े हुए थे उनका यूज कर लो, खत्म, है ना। तो इसके अंदर प्रिपरेशन कैसी होती है, H2SO4 को सुखा दो, है ना, एनाइट्रेट है ना इसका, ये तो क्या बना देगा SO3 और यहाँ पे H3PO4 बन जाएगा। Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट करके भी बन जाता है। SO को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो भी हो जाता है, मैं तुम्हें पहले बताया भी था। प्रॉपर्टीज 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है ये। एक तुम्हारा रहता है गामा SO3, एक रहता है तुम्हारा जो कुछ ऐसा दिखता है गामा SO3। फालतू की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, तुम लोग कंफ्यूज हो गए और, बट कोई नहीं यार, ये स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं यार, ऑलरेडी बहुत याद करते हो तुम लोग, बट कर लो तो अच्छी बात है ना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो होगा तुम्हारा। तो ये एक साइक्लिक ट्राइमर रहता है ना। तो इसको ज्यादा देर तक पड़े रहने देते हैं तो फिर ये अल्फा या बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्फा या बीटा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसमें डिपेंडिंग ऑन कि ये चेन कैसी है क्या है, इसके हिसाब से अल्फा या बीटा बनता है। इतना डीप अपन नहीं जाएंगे, अपने 11th 12th के सिलेबस में नहीं है वो,
है ना। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। SO3 वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेशली व्हेन हॉट होता है। ये HBr को Br2 और P को P4O10 तक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो एसिडिक नेचर भी इसका रहता है, वाटर के अंदर डिजोल्व होकर H2SO4 बनाते हैं, पता ही है। HCl के साथ रिएक्ट करता है, ये थोड़ी अनयूजुअल रिएक्शन है तो याद करनी है। HCl के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा बनाता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन काफी ज्यादा है, H2SO4 SO3 के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2S2O7, जिसको हम कहते हैं ओलियम, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ओलियम, ओके। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नेचर मैंने बता ही दिया कि भाई SO3 S के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाता है, PCl5 के साथ रिएक्ट करके, जैसे PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे SO3 को तो ये बनाएगा POCl3 प्लस SO2 प्लस Cl2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो Br2 बना देगा SO2 के साथ, P के साथ रिएक्ट कराओगे तो P2O5 बना देगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 एलियम में काम आता है, ओलियम में काम आता है, दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, ड्राइंग एजेंट की तरह काम आता है ना। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।